हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि हम 15 क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है। क्वेश्चन थर्मो से, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अच्छा, तो कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ओके, समझ में आता है मुझे। दो टेम्परेचर्स के लिए मुझे ग्राफ दे रखा है। किसके लिए? मैंने कहा सर आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए। ओके, और आपका ऐसा है ग्राफ जो है वो है वर्क डन और लॉग नेचुरल वी, सभी केस में आप देख लीजिए। अच्छा, द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम इज। तो आपको ना करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो इसमें जो सॉल्यूशन दे रहेगा उसी के बारे में बात करें। वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस एनआरटी लॉग नेचुरल वीएफ ऑन वीआई। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर हम बोलेंगे सर ऐसा है, यहाँ पर आ रही है आपके पास ऐसा है कि बेसिकली मॉडुलस के साथ में ग्राफ दे रखा है, तो मॉडुलस डब्ल्यू हम निकालेंगे। नेगेटिव साइन हट जाएगा, मेरे पास बचेगा एन आर टी लॉग नेचुरल वी एफ अपॉन वी आई। मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज राइट। तो मेरे पास लॉग का फॉर्मूला हुआ करता है लॉग ए अपॉन बी का, वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे पास हो जाएगा एन आर टी, यहाँ जाएगा लॉग नेचुरल जो कहना चाहे, ये हो जाएगा वी एफ माइनस, बेस में ही डाल दीजिए, है ना, लॉग बेस ई और लॉग नेचुरल एक ही बात होता है, प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एनआरटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ वर्क डन विल बी एनआरटी log natural Vf minus nRT log natural Vi। क्लियर? क्लियर। अब मैं बोलूंगा सर सीधी सी बात ऐसा है कि इनिशियल वॉल्यूम तो मुझे फिक्स होगा कि ऐसा है कि एक्सपांशन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से शुरू हुआ होगा, और फाइनल वॉल्यूम में यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो ये लॉग नेचुरल वी जो है, यहाँ पर जो वी जो आ रहा है वो फाइनल वॉल्यूम को इंडिकेट करता हुआ, आई थिंक सो। तो इसकी जगह ये आपके पास आ रहा है x की जगह, ये मेरे पास आ रहा है y की जगह। कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप मेरे पास आ रहा है एनआरटी, दिस इज माय स्लोप विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ, मेरे का सारे ग्राफ इंक्रीजिंग है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं y इंटरसेप्ट की, जो कि आ रहा है नेगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए दो चीजें है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ अगर बात की जाए तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये, क्योंकि मेरा ओरिजिन से नहीं जा रहा, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है y इंटरसेप्ट के साथ। पहला जो ग्राफ आ रहा है उसके लिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि नीचे वाले ग्राफ के लिए y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है। मतलब ऐसा है कि अगर ग्राफ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है देन इट्स ओके, नेगेटिव को इंटरसेक्ट कर रहा है तो गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ऐसा है, ना तो बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है। ए इज राइट, ए के केस में संभव है ना। तो मेरा ए सही है, क्योंकि इस केस में आपको ऐसा है कि इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो आपका नेगेटिव जाएगा। यहाँ पर आपका सी ओरिजिन से पास हो रहा है T1 की केस में, तो मे बी पॉसिबल, ये भी संभव है। पर ऐसा है कि आपके पास पॉजिटिव इंटरसेप्ट संभव नहीं है, जैसा कि सी में डी में हो रहा है। क्लियर चीज? तो आप याद रखेंगे कोई। ठीक है। और दूसरी चीज अगर बात की जाए स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, स्लोप मेरे पास क्या है, एनआरटी, एनआरटी जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो टेम्परेचर मेरे पास है T2 का ज्यादा, तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। मैंने ऑब्वियसली इस हिसाब से भी आप ए को देख सकते हैं। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओ, कोऑर्डिनेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है सर, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू कॉम्प्लेक्सेस CrH26Cl3A एंड CrNH36Cl3, है ना। कहा जाए तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड और हेक्सामीन क्रोमियम क्लोराइड। तो दोनों का कलर जो दे रखा है वो दे रखा है वॉयलेट एंड येलो, कलर रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बोला सीधी सी बात ऐसा है। पॉइंट नंबर ए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ, वैल्यूज फॉर ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। सोचने वाली बात है, पहले हम सोचते हैं क्या होना चाहिए। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो मैंने कहा सर ऐसा है, H2 जो मेरे पास वीक है, NH3 मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे पास बी वाले जो हिसाब है
है ना। अगर मैं लिखूं ए वाले भाई साहब जो मेरे पास है वो है CrH2O6, राइट। और बी वाले जो भाई साहब है वो मेरे पास है CrNH3O6 और ये सेम है ना। तो H2 जो है वो वीक है, आपके NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो भाई ऐसा है कि बी वाले की जो होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ए की लेस होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और मुझे छांटना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये मेरा नहीं चलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी of A and B are calculated from the energies of violet and yellow light respectively. थोड़ा संशय, एक बार देखते हैं। ऑप्शन सी, both absorb energies corresponding to their complementary colors. Both absorbs energy corresponding to their complementary colors. Complementary color का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि आपके पास क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिस कलर का दिखता है, जैसे कि कोई भी चीज पर्टिकुलर येलो कलर की दिखती है, इसका मतलब क्या है, उसने येलो एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब किया होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किस तरह से देखे जाते हैं उसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे लिखो वॉयलेट इंडिगो, GYOR, ये मेरा येलो है ना, दिस इज येलो, येलो, ठीक है, अब सही। अच्छा, तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए तो मेरे पास ऐसा है कि पहला जो हिसाब ए है मेरे कॉम्प्लेक्स, उनका कलर है वॉयलेट। ओके, तो उन्होंने क्या किया होगा, येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए NH3 वालों पे, तो इनका कलर है येलो, तो इनका कलर येलो है, तो मतलब ऐसा इन्होंने वॉयलेट या इंडिगो एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। तो बहुत एब्जॉर्ब एनर्जीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सभी चीजों के लिए, हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए बिल्कुल सत्य है। और पर मुझे झूठना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो मेरे पास ऑप्शन आता है डी, पर डी से पहले बी को एक बार चेक कर लिया जाए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ वॉयलेट एंड येलो रेस्पेक्टिवली, ना, ये नहीं हो सकता, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि सर ऐसा है कि एनर्जीज का कॉन्सेप्ट जो है वो है आपने उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया उस हिसाब से, येलो या वॉयलेट, ना कि उनका अपीयरेंस किस कलर से हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो कलर को वो आपका ऐसा है कि उन्होंने एब्जॉर्ब किया है वहां से तो नहीं हो सकता। सॉरी, जो कलर वो अपीयरेंस है या दिखते हैं जो आपके पास, ऑब्जर्व जो आप कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, और जिस कलर का उनका अपीयरेंस है उस कलर से आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं निकाल सकते, है ना। उसके लिए आपके पास ये सर ऐसा उन्होंने एब्जॉर्ब कौन सा किया है, एब्जॉर्ब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर से निकाला जाएगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये मेरा आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन की बात करें तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस सी, क्रोमियम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसमें मेरे पास +3 आएगा, x मान लीजिएगा 0 होता है, इसका -1 होता है, सोल्व करेंगे तो x + 6 × 0 -3 = 0, तो x की वैल्यू +3 हो जाएगी। और इन केस ऑफ बी दोनों में सेम x + 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है +3। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है मेरे पास, वैलेंस शेल की अगर बात की जाए तो होता है 4s1 3d5। और जब मैं Cr3+ की बात करूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 4s0 3d3, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया 4s, ये 3d, ये 4s, है ना। तो डी के अंदर अगर बेसिकली बात की जाए तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। ए वाले केस में H2 वीक लिगेंड है, पेयरिंग होने से रही, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैंने ऑब्वियसली सही ये बात है। और इन केस ऑफ NH3 की बात की जाए, भले वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसके बावजूद भी यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद यहाँ पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि वो फिर हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मैं पेयरिंग करता हूं यहाँ पर डी के अंदर तो मेरे पास क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और D3 से ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला कुछ मेरे पास हाइब्रिडेशन स्टेट है नहीं, तो हाइब्रिडेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब स्प्लिटिंग हुआ करती है ना, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो उस केस में अगर बात की जाए तो आपके पास 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, इस तरह से स्प्लिटिंग होती है ना।
वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेयरिंग के कोई केस नहीं है। तो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मैं कंडीशन लिखा रहा हूं आपको, D1 कॉन्फ़िगरेशन हो आफ्टर एक्साइटेशन स्टेट, D1 हो, D2 हो, D3 हो, ठीक है, और D8, D9 एंड D10 इन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपकी पेयरिंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखें, याद रखेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर D1, D2, D3, D8, D9, D10 के अंदर पेयरिंग करने की जरूरत नहीं। क्लियर, ये शॉर्टकट है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सर पैरामैग्नेटिक होगा, मैंने कहा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में रहेंगे। डी का स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी है वो मेरा राइट है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है कार्बन फैमिली, और बात हो रही है सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन्स के बारे में अगर बात की जाए तो सिलिकॉन्स होते क्या है, पढ़ा होगा आई थिंक आपने सभी ने, नहीं? तो बेसिकली अगर बात की जाए तो आपका ऐसा है कि शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सर, ऐसा है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन है, ये जो बॉन्ड अगर आपको पैटर्न दिख जाए, मतलब सर ऐसा वो सिलिकॉन के अंदर होता है, और कुछ आपके पास हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, ऐसा। तो हम बोलते हैं सर सीधी सी बात है पॉलीमर है ना। और जनरली ऐसा है कि बहुत सारे आपके पास कंपाउंड्स बनाने के लिए, सब्सटेंस बनाने के लिए, मैन सिंथेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो दीज आर पॉलीमर्स विद हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली राइट, सही है। बायोकम्पैटिबल होते हैं, डिकम्पोजिशन इजीली हो जाता है इस पॉलीमर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने कहा ये गलत है ना, लो तो नहीं होता, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, और लो थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर मिलने पर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड एज ग्रेसेस, ऑब्वियसली राइट, बिल्कुल सत्य है, गैस की फॉर्म में यूज किया जाता है, तो दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, तो बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन सही है, तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। एबीडी वाले भाई साहब जो है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी मेरा राइट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने कहा था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जनरली आपका ऐसा है कि आपको विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, माइनस आई इफेक्ट के ऊपर आपको बात करनी चाहिए, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और वो डिपेंड करता है विड्रॉइंग इफेक्ट, विड्रॉइंग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले आप सभी के अंदर चेक करते हैं कॉमन क्या है, क्या क्या है मेरे पास। पहला कंपाउंड देखा जाए तो मेरे पास FCH2 COOH, दूसरा कंपाउंड मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ CN, फिर CH2 है ना COOH, तीसरी जो चीज मेरे पास आ रही है वो आ रही है CH2 COOH, तो है ये है ना, और साथ में यहाँ पर लगा हुआ NO2 ग्रुप, मैंने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग, और लास्ट जो है मेरे पास लगा हुआ CN, ठीक है। तो इसमें सभी जगह ये चीज जो है CH2 COOH सब में कॉमन है, सब कुछ डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर के ऊपर, किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा होता है NO2, नंबर 1 प्रायोरिटी, सेकंड नंबर पे आ जाएगा फिर CN, थर्ड नंबर मेरे पास जाएगा फ्लोरीन, और लास्ट में क्लोरीन। तो मैंने कहा सर ऐसा NO2 का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वो उसका अगर बात की जाए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो मेरे पास ऐसा है कि NO2 जहां पे 1 पे आ रहा है वो, फिर CN वाला सेकंड, ठीक है, फिर आपके पास फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट है। क्लियर, बहुत आसान सा सवाल था, बहुत मुश्किल है, आपको ऐसा 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को देखने में, ठीक है। चलिए फिर आगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, द कंपाउंड्स A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेस्पेक्टिवली। तो बेंजीन की रिएक्शन SCHO प्लस HCl के साथ कराई है, और फिर हमने कराया है AgCN के साथ में। सेकंड रिएक्शन बड़ी आसान सी है, NC लगेगा, और A थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन जो मुझे दे रखे वो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड। पहली चीज तो बड़ी साफ है, आउटपुट में NC लगेगा, वो मुझे पता था। NC कब लगता है, किसको हटा के, मैंने कहा Cl को हटा के लगता है, तो क्लोराइड आएगा, तो नो डाउट ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड के 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें ए वाले ऑप्शन में आइसोसाइनाइड आ रहा है। अब होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको समझा देता हूं। बेंजीन की रिएक्शन हो रही है SCHO प्लस HCl, पहले ये जो रिएजेंट जो है
वो आपस में किस तरह से अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन है ना, एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन होगी मेरे पास। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर आता है H प्लस, ये क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो ये क्लोरीन जो माइनस वाला है वो सॉरी हाइड्रोजन जो H प्लस जो है वो ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है। तो अगले स्टेप में मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा H C H, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास OH और ये Cl माइनस अलग से। तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है ये है मेरे पास, ये CH2OH, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो कि अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। तो वहां पर अगर देखा जाए तो मेरे पास ऐसा है, बेंजीन से यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहां पर आप लगा दो, किसको लगा दो, मैंने कहा CH2OH को, तो मैंने यहाँ पे CH2OH यहाँ पर आके जुड़ जाएगा विदाउट, मैंने कहा नहीं कि यहाँ से H प्लस निकाला है, यहाँ माइनस आएगा और वो जुड़ जाएगा। मैं बड़ा शॉर्टकट से बता रहा हूँ, मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ। मैकेनिज्म में तो कंप्लीट ऐसा है कि रेजोनेटिंग के कारण आपका ऐसा है 3 स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद आपस बनेगा, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास CH2OH बन गया, तभी Cl माइनस अटैक करना बाकी है। तो Cl माइनस जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ बनेगा मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, OH हटके लग जाएगा Cl, तो CH2Cl बिल्कुल सही है। अब इसकी रिएक्शन AgCN के साथ कराएंगे तो AgCN करके आता है NC लगाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl हटके NC। क्लियर चीज, तो ऑप्शन मेरे पास जो है वो ए राइट है। ठीक है, तो आज के लिए तक काफी, थैंक यू।